नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये अपना रहने वाला है एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। दोस्तों लवणीय मृदा होती है, उनकी विद्युत चालकता कितनी होती है? ऑप्शन है बिलो 4, अबोव 4, 2 या 3। तो दोस्तों इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो होती है 4 से ज़्यादा, यानी कि अबोव 4। अबोव 4 लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में फसल पकने की जांच हेड रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं। दोस्तों गन्ने में जो फसल पकने की जांच है वो किससे करते हैं? हेड रिफ्रैक्टोमीटर से, जिसकी ब्रिक्स रीडिंग कितनी है? अपने को पूछा गया है कि उसकी ब्रिक्स रीडिंग कितनी होती है। ऑप्शन है 10 से 12%, 12 से 14%, 16 से 18% या 20 से 25%। तो दोस्तों इसमें जो इसकी ब्रिक्स रीडिंग होती है वो होती है 16 से 18%। सब ऑप्शन राइट होगा। 16 से 18% इसकी हेड रिफ्रैक्टोमीटर की ब्रिक्स रीडिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के खेत में गेहूंसा का पाया जाना कौन सा खरपतवार है? तो दोस्तों जो गेहूंसा होता है इसे साइंटिफिकली क्या कहते हैं? फेलेरिस माइनर कहते हैं। फेलेरिस माइनर इसका नाम होता है और इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये गेहूं के खेत में किस प्रकार का खरपतवार है? ऑप्शन है निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार या अवांछित खरपतवार। तो दोस्तों ये होता है नकलची खरपतवार, यानी कि ये गेहूं के अंदर मिमिक्री वीड होता है। मिमिक्री वीड यानी कि ये गेहूं के जैसा दिखने वाला खरपतवार, गेहूं के पौधे के जैसा ही दिखता है ये। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद FIM में कार्बन नत्रजन अनुपात कितना होता है? यानी कि CN रेशियो कितना होता है? FIM के अंदर CN रेशियो कितना होता है? ऑप्शन है 100:1, 30:1, 13:1 या 10:1। तो इसके अंदर होता है 30:1। गोबर की खाद के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो होता है 30:1। वो ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई SPT, TPS कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है? दोस्तों अंधी गुड़ाई एक गन्ने के अंदर भी होती है और SPT यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक और TPS ट्रू पोटैटो सीड। तो दोस्तों ये तीनों जो तकनीक है वो आलू के से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। इसके अंदर अंधी गुड़ाई भी करते हैं, SPT भी इसके अंदर एक विधि होती है और TPS भी होती है, ट्रू पोटैटो सीड। दोस्तों अंधी गुड़ाई जो सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर आलू और गन्ना दोनों राइट होंगे, लेकिन इसके साथ ये जो विधियां हैं ये आलू से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलू। अगला क्वेश्चन है, आलू की TPS विधि से 1 हेक्टेयर हेतु बीज दर रखते हैं। तो आलू की जो TPS विधि होती है ट्रू पोटैटो सीड, इसके अंदर सीड रेट कितनी रखते हैं? ऑप्शन है 100 से 150%, 200 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 से 150 ग्राम। TPS के अंदर जो सीड रेट रखते हैं प्रति हेक्टर वो रखते हैं 100 से 150 ग्राम। अगले क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा कहा जाता है। दोस्तों अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? ऑप्शन है S+ आयन अधिक होने पर, OS- आयन अधिक होने पर या S+ आयन कम होने पर। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा S+ आयन अधिक होने पर। दोस्तों जिस मृदा के अंदर S+ आयन अधिक होता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं, और जिस मृदा के अंदर OS- आयन अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नत्रजन उर्वरक उपभोग क्षमता होती है। दोस्तों नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की उपभोग क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है 20 से 25%, 35 से 40%, 50 से 60% या 70 से 75%। तो नाइट्रोजन की जो उर्वरक उपभोग क्षमता होती है यानी कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ये होती है 35 से 40%। पर ऑप्शन राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है, जीरे में छांसिया रोग नियंत्रण हेतु कौन सा फफूंदनाशी काम में लिया जाता है? तो जीरे के अंदर छांसिया रोग यानी कि इसे पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका जो नियंत्रण के लिए फफूंदनाशी ये कौन सा होता है? ऑप्शन है मैनकोजेब, थायरम, केराथेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केराथेन। केराथेन पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, सने के बीजों को कौन से जैव रोग से उपचारित करते हैं? दोस्तों सना एक लेग्यूम प्लांट है और इसके जैव रोग कौन से जैव रोग से उपचारित करते हैं? ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरम और एजोला और राइजोबियम। तो दोस्तों जितने भी लेग्यूम क्रॉप होती है, जो दलहनी फसलें होती है, उनके लिए राइजोबियम यूज लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें राइजोबियम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सारा फसलों को जंगली फल वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? जो भी सारा फसलें होती है उनको जंगली वृक्षों के साथ उगाने की विधि क्या होती है? ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, सिल्वी पाचर, स्ट्रिप क्रॉपिंग या एले क्रॉपिंग। तो दोस्तों सारा फसलों को जंगली फसलों के साथ उगाना क्या कहलाता है? सिल्वी पाचर कल्चर कहलाता है। सिल्वी पाचर कल्चर। अगला क्वेश्चन है, वरा लक्ष्मी किसकी किस्म है? दोस्तों वरा लक्ष्मी किसकी किस्म? ऑप्शन है अलसी, सनई, जूट या कपास। तो जो वरा लक्ष्मी किस्म है ये दोस्तों कपास की किस्म है, कपास की वैरायटी है वरा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चावल कौन से प्रदेश में होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जो चावल है वो भारत के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर होते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड बाटा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है धान से, गेहूं से, जौ से या गन्ना से। तो दोस्तों उड बाटा रोग होता है, ये होता है धान के अंदर। ऑप्शन राइट होगा धान। अगला क्वेश्चन है, एकांतर फलन का अर्थ है? दोस्तों एकांतर फलन किससे कहते हैं? अल्टरनेट बीयरिंग। ऑप्शन है पूरे वर्ष फलन, प्रतिवर्ष फल आना या द्विवार्षिक फलन या फलों का देरी से लगना। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा द्विवार्षिक फलन, यानी कि दोस्तों एक वर्ष को छोड़ के अगले वर्ष फल आना, यानी कि यहाँ पर दूसरे वर्ष फल नहीं आए, पहले वर्ष आए और आगे जाके तीसरे वर्ष फल आए, तो उसे कहते हैं एकांतर फलन। एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष फल आना। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो रहती है आम के अंदर। आम में एकांतर फलन की समस्या ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन है, आसार में परिरक्षण के लिए नमक की मांग कितनी होती है? दोस्तों आसार के अंदर नमक की कितनी मात्रा होती है परिरक्षण करने के लिए, स्टोरेज के लिए? ऑप्शन है 15%, 10%, 25% या 35%। तो अचार के अंदर जो नमक होता है वो लेता है 15% के लगभग नमक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊज परीक्षण किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ऊज परीक्षण किसके लिए होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या एमएलओ। तो ऊज परीक्षण वो लेते हैं जीवाणु के, बैक्टीरिया के लिए ऊज परीक्षण यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलीबग किस फल का प्रमुख कीट है? दोस्तों मिलीबग जो है वो किस फल का प्रमुख कीट है? ऑप्शन है आम, अंगूर, अमरूद या पपीता। तो मिलीबग जो होता है वो किस में होता है? आम के अंदर होता है, मैंगो के अंदर होता है मिलीबग कीट। तो ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ऑप्शन है आम, अनार, पपीता या द सेव। तो सबसे अधिक विटामिन ए किस में होता है? आम के अंदर होता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में प्रूनिंग का सर्वोत्तम समय क्या है? दोस्तों अंगूर के अंदर प्रूनिंग होती है, इसका क्या समय होता है? ऑप्शन है जनवरी, मार्च, मई या जुलाई। तो इसका जो सर्वोत्तम समय होता है वो होता है जनवरी के अंदर। तो अंगूर के अंदर प्रूनिंग कब करते हैं? जनवरी के अंदर। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ढलुआ भूमि पर फलोद्यान किस विधि द्वारा लगाए जाते हैं? जो ढलुआ भूमि होती है उस पर अगर हम फलोद्यान लगाना चाहते हैं तो उस पर कौन सी विधि अपन यूज लेंगे? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, कंटूर या छठभुजाकार। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा कंटूर विधि, यानी कि ये दोस्तों
जो पहाड़ी इलाके होते हैं इनके अंदर फलोद्यान लगाने के लिए कंटूर विधि यूज ली जाती है। और अगला क्वेश्चन है, आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? आम के फलों को रोकने के लिए किस हार्मोन का छिड़काव करेंगे? ऑप्शन है इथाइलिन, GA3 या 2,4-D या उपरोक्त सभी। तो फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D यूज लिया जाता है। सब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बहार जिससे फल अच्छी गुणवत्ता व रोग रहित होते हैं। दोस्तों, राजस्थान के मौसम के लिए उपयुक्त बहार कौन सी होगी फलोत्पादन के लिए? ऑप्शन है अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त होती है मृग बहार। राजस्थान के जो क्लाइमेट होता है इसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? मृग बहार होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की उपयुक्तता बढ़ाने के लिए उनकी पत्तियां, शीर्ष टहनियाँ एवं शाखाएं हटाना क्या कहलाता है? दोस्तों, पौधों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो उनकी पत्तियां हटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रेनिंग, प्रूनिंग, थिनिंग या निपिंग। तो उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनकी जो पत्तियां, टहनियाँ हटाते हैं उन्हें कहते हैं प्रूनिंग। उन्हें प्रूनिंग कहते हैं। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती पौधों में मुख्यतः अपनाई जाने वाली क्रिया कौन सी है? दोस्तों, जो पर्णपाती पौधे होते हैं उनमें कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है प्रूनिंग, ट्रेनिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पर्णपाती जो पौधे होते हैं उनके अंदर प्रूनिंग भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। तो सब ऑप्शन राइट होगा, इनमें दोनों क्रियाएं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, थिनिंग, हेडिंग या रिंगिंग या गर्डलिंग किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? थिनिंग, हेडिंग बैक, रिंगिंग और गर्डलिंग ये किस क्रिया के अंदर आते हैं? ऑप्शन है प्रूनिंग, ट्रेनिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों थिनिंग करते हैं, हेडिंग करते हैं, ये क्रियाएं किस में आती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करते समय इसके अंदर रिंगिंग भी होती है, गर्डलिंग भी होती है। तो ये क्रियाएं ट्रेनिंग के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, तना कलम की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, हम जब कलम करते हैं तो उनके अंदर जो विधि होती है तना कलम, इसके अंदर इसकी लंबाई कितनी होती है तने की? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो सबसे उपयुक्त इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो हो जाती है 22.5 सेंटीमीटर। सब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जोहानिस डिजीज क्या है? दोस्तों, जोहानिस रोग क्या है? ऑप्शन है कवक जनित होता है, वायरस जनित, प्रोटोजो जनित या जीवाणु जनित। तो जो जोहानिस रोग होता है ये दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनिंग किसकी समस्या है? दोस्तों, ब्राउनिंग किसकी सामान्य विशेषता है? दोस्तों, ब्राउनिंग किस में होती है? ऑप्शन है गाय, भेड़, घोड़ा या बकरी। तो दोस्तों जो ब्राउनिंग होती है वो होती है बकरी के अंदर। द ऑप्शन राइट होगा, ब्राउनिंग किस में होती है? बकरी में। अगला क्वेश्चन है, मवेशी प्लेग या कैटल प्लेग किसका अन्य नाम है? मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? ऑप्शन है गाय चेचक, अतिसार, रिंडरपेस्ट, खुरपका या एंथ्रेक्स। तो दोस्तों, मवेशी प्लेग या कैटल प्लेग कहते हैं ये रिंडरपेस्ट का अन्य नाम है। अतिसार का अन्य नाम क्या है? मवेशी प्लेग। वह ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, विटामिन बी, कैरोटीन या एल्बुमिन। तो गाय के दूध का पीला रंग दोस्तों किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? दोस्तों, गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? ऑप्शन है जीन, केसिन, लैक्टोल्ब्यूमिन या एल्बुमिन। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा केसिन। गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध शुगर को क्या कहते हैं? दोस्तों, दुग्ध शुगर होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज या सुक्रोज। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा लैक्टोज। दुग्ध शुगर कौन सी होती है दोस्तों? इसके अंदर लैक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, दुग्ध का पीएच मान कितना होता है दूध का? ऑप्शन है 5.5, 6.6, 7.7 या 8.0। दुग्ध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6 के आसपास।
अगला क्वेश्चन है साइलेज का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों साइलेज का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 3.0, 4.0 से 4.5 या 5.0 या 6.0। तो साइलेज का जो उपयुक्त पीएच मान होता है वो होता है 4.0 से 4.5। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पशुओं के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। दोस्तों पशुओं के शरीर में जल कितने परसेंट होता है। ऑप्शन है 50%, 60%, 80% या 73%। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा 73%। पशुओं के शरीर में पानी कितने परसेंट होता है, 73%। अगला क्वेश्चन है पशुओं को सींग रहित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन है अम्ल द्वारा, KOS द्वारा, कोल्ड छड़ों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो उपयुक्त विधि होती है इनमें से वो होती है KOS छड़ों द्वारा। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पशुओं में कब्ज के लिए कौन सा तेल काम में लेते हैं। दोस्तों पशुओं में जो कब्ज होती है उनके लिए कौन सा तेल काम में लेंगे। ऑप्शन है अरंडी, सरसों, मूंगफली या तिल। कब्ज के लिए दोस्तों अरंडी का तेल काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध का श्वेत रंग किसकी वजह से होता है। दोस्तों दूध का श्वेत रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है कैरोटीन, जेंथोफिल, कैल्शियम कैसिनेट या कैल्शियम मैग्नेट। तो दुग्ध का श्वेत रंग होता है वो होता है कैल्शियम कैसिनेट के कारण। स ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना वो है टैपवर्म कौन से अंग में वृद्धि करता है। कौन से में अंग में वृद्धि करता है टैपवर्म। ऑप्शन है लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत या केइकम। तो दोस्तों इसमें राइट होगा वो होगा छोटी आंत। टैपवर्म छोटी आंत के अंदर वृद्धि कराता है। दोस्तों ये थे आज के अपने एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज़। इसी तरह के क्विज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।